अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूहे यारम, जिसके राइटर हैं अरीज शाह। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। अरबी को इसका हाथ अपनी गर्दन से झटकते हुए कहा, पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें टिपटिपाई, जबकि मासूमा की बात सुनकर अगले पिछले डेवल के सभी आदमी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नजरों से घूरे जा रही थी। इसकी नजरों से तंग आकर सारिम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक इस दरवाजे को घूर रही थी जहां से सारिम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। मासूमा की बड़बड़ाहट सुनकर शायर तेजी से बोला, मगर फिर भी बहुत हैंडसम है। लाइन मारने में कोई बुराई भी नहीं है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मासूमा ने इसकी शादीशुदा होने का कोई असर ना लिया। डेवल से ज्यादा? शाफ ने पूछा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की यारम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करे। अरे डेवल के साथ वो चुड़ैल हमेशा चिपकी रहती है। इन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? मासूमा ने पूछा। हाँ चल रहा है, 6 साल से तो एक तरफा ही चल रहा है। लैला डेवल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेवल की नजर में इसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं, शाफ ने बताया। और अकड़ती तो ऐसे है जैसे डेवल सर इसके बॉयफ्रेंड हो। मासूमा को लैला कुछ खास पसंद नहीं आई। यारम के जाने के बाद इसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया, एक एक चीज को रगड़ रगड़ कर साफ किया। छोटा सा घर था, फटाफट साफ हो गया। इसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी इसके शौहर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि साफ सुथराई से निकलता है। लेकिन वो इसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी, खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना था ही। बहुत सोच विचार के बाद इसे दाल चावल ही नजर आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शौहर के लिए जिंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, तो क्या दाल चावल बनाऊंगी? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे कुछ और बनाना नहीं आता। हाँ तो इन्हें सोचने से पहले ही मैं बता दूंगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही तो था, मैंने यही बना दिया। हाँ यही ठीक है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तरह सोचों को वो एक तरफ रख, वो खाना बनाने में जुट गई। अब इसने दाल चावल साफ करके ही रखे थे, जो कि पहले ही साफ थे कि दरवाजे की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया? जो भी आया है वो अरबी में बात ना करता हो, इसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आएगी। चलो मैं फिर आरों से समझा लूंगी। वो कैसे समझाएंगे? यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला तो सामने 3 खवातीन खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, अंदर आए। इसे उम्मीद न थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत इसे मिलेगी। बेटा आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं? वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, इसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं? क्या दूसरी औरत ने इससे सवाल किया था। नहीं आंटी, मैं कल आई थी। मैं इनकी बीवी हूँ, शादी के बाद पहली बार यहाँ आई हूँ। इससे फोन पर निकाह वाली बात गुल करके बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला ही रहता था, अब तुम आ गई हो तो बेचारी की तन्हाई बढ़ जाएगी। वो औरतें इसे बातों में लगाकर इधर उधर की बातें बताने लगी और कुछ ही देर में इसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में जाना है और कौन कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन कौन सी अच्छी नहीं है। वो भी सबकी बातों को अच्छे से ज़हनशीन कर रही थी, जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना, कल हमने एक किटी पार्टी रखेंगे। इसमें हम बिल्डिंग के इन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहां। जी आंटी, मेरे शौहर आ जाएंगे, मैं इनसे पूछ कर आऊंगी। हमारी बिल्डिंग में भी शौहर की इजाजत से आ जाया करोगी? खैर वो तुम्हें मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना जरूर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वो थोड़ी देर मजीद बैठकर चली गई। या अल्लाह, अब क्या अम्मी और आपी की तरह मेरी भी सहेलियां होंगी जो घर आया करेंगी? हाय कितना मजा आएगा, क्या खाक मजा आएगा। ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। हाँ लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा वहां मेरी उम्र की भी लड़कियां होंगी। तेज तेज प्यास काटती वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। आज सुबह से ही यारम लैला के हाथ नहीं लगा। वो अपने आप अपना काम निपटा रहा था और लैला बिन पानी के मछली की तरह। इसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं, जबकि ये बात लैला से छुपी हुई नहीं थी कि किसी किस्म की लड़की यारम को अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी यारम तो था तो मर्द ही। ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम लड़की इसके पास हो और वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी ना ले। लेकिन वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, मैं क्यों इतनी खौफजदा हो रही हूँ? वो भी इस लड़की के लिए जिसे सिर्फ डेविल बचाना चाहता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो लड़की तो वैसे भी कुछ ही दिनों में चली जाएगी, बस इसके घर वालों के बारे में पता लगाने की देर है। और वैसे भी वो लड़की शादीशुदा है,
डेविल किसी शादीशुदा लड़की में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वो लड़की सारा दिन इसके घर पर क्या कर रही होगी? वो साथ साथ तेज तेज चलती हॉल के चक्कर काट रही थी और साथ साथ बड़बड़ा रही थी। चलकर देख लेते हैं, शॉफ ने कहा। तुम्हारा मतलब है डेविल के घर चलते हैं? हाँ, मेरा मतलब है डेविल के घर चलते हैं। हम डेविल को कहते हैं कि आज हम चारों साथ डिनर करेंगे और साथ इस लड़की को भी ले लेते हैं। यकीन करो, डेविल का इस लड़की को भूखा मारने का कोई इरादा नहीं होगा। तुम तीनों गाड़ी में बैठो, मैं तब तक इसको लेकर आता हूँ, यारम कहकर जाने लगा। लेकिन लैला भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और डेविल ना जाने वो लड़की तैयार में कितना टाइम लगा है। मेरा ख्याल है हमें भी ऊपर ही इंतजार करना चाहिए, ऐसे गाड़ी में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी बात खत्म करते इसने फौरन ही शाफ को इशारा किया, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। यारम इनकी बहस सुने बगैर ही आगे निकल गया। वो तीनों भी इसके पीछे भी आए। इसे दरवाजा खटखटाया जो कि अंदर से लॉक था। रूह तो जैसे इसकी के इंतजार में खड़ी थी, वो फौरन दरवाजा खुल गया। बिना पूछे दरवाजा क्यों खोला? तुमने हमारी जगह कोई और भी हो सकता था, आइंदा एहतियात करना। यारम का लहजा जरा सख्त था। जी, मुझे लगा अब कौन आएगा आपके अलावा, इसीलिए बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा एहतियात करना। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। यारम ने अपने पीछे खड़े बंदों को इतनी भी अहमियत ना दी कि अंदर घर के बुला ले, लेकिन वो इतनी बेमुरव्वत ना थी। खाना तो मैंने बना दिया है। मेरा मतलब है आपने बताया ही नहीं कि हम शाम में कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने खाना बना दिया है। वो परेशानी से बोली। कोई बात नहीं लड़की, वो खाना तुम फ्रिज में रख दो और हमारे साथ चलो, खिजर जल्दी से बोला। लेकिन इसके बाद पर यारम ने घूमकर इसे देखा। पहली बात, इसका नाम लड़की नहीं रूहे नूर है। दूसरी बात, इसने खाना बहुत मेहनत से बनाया है और अब तुम लोग यहीं डिनर करोगे। और तीसरी बात, मैं अपनी हर बात दोहराने का आदी नहीं हूं। बस इतना कहकर वो अंदर चला गया और वो तीनों शराफत से इसके कदम के साथ कदम मिलाते हुए अंदर आए और आकर बैठ गए। लैला का तो मानो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जब तक ये तीनों यहीं रहे, यारम कमरे से बाहर ना निकला। लेकिन हिजर और शौफ ने खाने की इतनी तारीफ की कि शायद ही कभी जिंदगी में किसी ने की हो। जबकि लैला ने अपना मुंह बंद रखा। फिर वो तीनों चले गए तो रूह ने यारम के कमरे का दरवाजा बजाया। वो तीनों चले गए। इसने पूछा, जी चले गए? अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बात कहने के बाद इसे याद आया था कि वो इसकी असली बीवी नहीं है। जी, वो मैं यही तो बताने आई थी। इसके कमरे के अंदर आ गई। वो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। इसे एक नजर देखा, वो सुबह वाले लिबास में ही थी। क्या बताने आई थी? यारम ने इसे नजरों के सार में लेते हुए पूछा। वो मुझे पता नहीं था आपके दोस्त भी खाने पर आएंगे, तो जितना खाना मैंने बनाया था वो खत्म हो गया है। अब हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। इसने मासूमियत से कहा। दोनों को मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया? इसने नफी में सर हिलाया। लड़की, तुम क्या पागल हो? कम से कम खुद तो खा लेती। वो दिन में मुझे लगा शायद आप वापिस आएंगे, लेकिन आप नहीं आए तो मुझे भी ख्याल नहीं आया खाने का। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। मासूमियत थी। और आप अपने दोस्त के सामने कह रहे थे कि मेरा नाम रूहे नूर है और खुद मुझे लड़की कहकर बुला रहे हैं। इसने मजीद मुंह फुलाया। जाओ तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। अगर बात सिर्फ इसकी अपनी होती तो वो रात बिना खाए ही रह लेता, लेकिन ये लड़की इसके घर की मेहमान थी। आज नहीं तो कल इसे चले जाना था। और सच था, वो इसे भूखा नहीं मार सकता था और दोपहर में भी इसे कुछ नहीं खाया था। अरे तैयार क्या होना, सिर्फ बाय तो डालना है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। आप कहें कि मतलब वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई और 2 मिनट में वापिस आ गई। चलें? इससे दरवाजे से जरा सा झांक कर पूछा। चलें? वो इसी के अंदाज में बोला। बाहर निकला। वैसे मेरी कल वाली बात पर अमल नहीं किया आपने? इसके साथ लिफ्ट के अंदर जाती बोली। कौन सी बात? यारम ने पूछा। अरे वो सदके जारिया वाली बात। डिम्पल एक बार फिर उभरा था, लेकिन इस बार इसने छुपाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में वो मुसलसल इससे कुछ ना कुछ बात कर रही थी। कभी इससे पूछती इसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो कभी पूछती कि खाने में क्या पसंद है। पहले तो वो इग्नोर करता रहा, फिर कहा ये सब कुछ तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे मेरे जानने के लिए नहीं है? अगर मुझे आपकी पसंद नापसंद मालूम ही नहीं होगी तो कैसे आपकी पसंद पर चलूंगी? आप मुझे बता दें आपको खाने में क्या क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी और जो नहीं आती वो भी सीख लूंगी। पर आपको एक और बात बता ही नहीं मैंने। आज ना दोपहर में 3 औरतें आई थी हमारे घर। वो कह रही थी कि वो हमारे पड़ोस से हैं। उन्होंने मुझे पार्टी पर बुलाया है। मैं जाऊं क्या? वो तेज तेज बोलती है। इससे पूछने लगी। नहीं, कहीं भी नहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर रहा करो, कोई भी हो दरवाजा मत खोला करो। यार हमने एक ही जुमले में जवाब दिया। कोई नहीं ना। वो इतने प्यार से बुला रही थी, मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। इस तरह तो इन्हें बुरा लग सकता है ना। मैंने कहा
तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बार यारम के लहजे में थोड़ी सख्ती थी, वही सख्ती जो घर आने पर बिना पूछे दरवाजा खोलने पर की थी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो आंटियां कह रही थी वहां मेरी उम्र की भी लड़कियां आएंगी और बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग में कौन कौन से लोग अच्छे नहीं हैं और इनसे बात मत करना। यारम को जो लगा था इस पर सख्ती करने से वो बोलना बंद कर देगी, इसकी गलतफहमी अगले 2 मिनट में ही दूर हो चुकी थी। तुम कितना बोलती हो लड़की, इतना कैसे बोल लेती हो? ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम क्या खाती हो? चूंटी जितना तो खाती हो तुम, हड्डियों का ढांचा भी तुमसे ज्यादा वजनी होता होगा। अब थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ ताकि मैं सुकून से ड्राइव कर सकूं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब सुकून से गाड़ी चलाएं। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती हूँ, घर में मुझे कोई बोलने ही नहीं देता था। मारिया आपी, रानिया आपी, तानिया आपी, वो तो मुझे बात ही नहीं करने देती थी। और जब कोई मेहमान आता तो अम्मी कहती ये तो गूंगी है, लेकिन फातिमा बीबी कहती थी तुम अपने शोहर से बातें करना बहुत सारी। बोलते बोलते वो एक बार फिर से शुरू हो गई, जब यारम ने इसे सख्त नजर से घूरा। अच्छा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का वादा। अपने होठों पर उंगली रखते सीधी बैठ गई। गुड गर्ल, घर जाके जितना मर्जी बोल लेना, ड्राइविंग के दौरान मुझे बिल्कुल बोलना पसंद नहीं। इसका इस तरह से उदास होकर बैठने से पसंद नहीं आता, इसलिए सफाई देने लगा। इसकी बात पर इसने सिर्फ गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं, और फिर सारे रास्ते खामोश रही। लैला का क्लब आने का इरादा था जो कि कैंसिल हो गया। वो सीधी अपने घर आई थी और अब दाएं से बाएं घूम रही थी। वो लड़की यारम के घर पर इस तरह रह रही थी जैसे इसकी असली बीवी हो, कैसे अपनी मर्जी से हर तरफ घूम फिर रही थी। और इसकी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की? ये तो शुक्र था कि यारम इसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। इन लोगों के आते ही यारम कमरे में चला गया। जबकि खिजर के पूछने पर यारम ने इसे ये बताया कि वह दूसरे कमरे में सोती है। ये बात जानकर लैला बहुत सुकून मिला था। तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, मैं जानती हूँ डेवल, तुम्हारी आखिरी मंजिल मैं ही हूँ, तुम्हें मुझ तक आना ही होगा। विस्की की घूंट भरती नशे की अपने अंदर उतार रही थी। इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा। मैं तो इस मासूमा से डर रही थी जिसको डेवल ने दूसरी बार देखना भी गवारा न किया, लेकिन ये लड़की, इसका मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की के घर वालों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। जितना जल्दी हो सके इसे डेवल के घर से निकालना होगा। गाड़ी आकर बिल्डिंग के बाहर रुकी। सारी ड्राइविंग के दौरान वो एक लफ्ज ना बोली। तुम चलो ऊपर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, इसने रूह की तरफ देखते हुए कहा, जबकि दूसरी तरफ मुंह फेरे सिर से टकाए बैठी थी। लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतरो और ऊपर जाओ। सुनो, मैं तुमसे, इसने रूह का कंधा हिलाकर देखा तो वो सो रही थी। या अल्लाह, मैं कैसे सोच लिया कि ये लड़की मेरे एक बार कहने के बाद बात नहीं करेगी। ये सो रही है, अगर सो नहीं रही होती तो अब तक मेरा दिमाग खा चुकी होती। रो, उठो, ऊपर जाओ। इसने एक बार फिर इसका कंधा हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। एक पल के लिए यारम को इसकी नींद पर रश्क आया। एक दिन भी अगर यारम ऐसी नींद ले ले तो अगले दिन सुबह इसकी डेड बॉडी मिले। गाड़ी पार्क करने के लिए वो इसे अपने साथ ही ले गया। वापसी पर दूसरी तरफ से आकर इसे उठाना चाहा, लेकिन फिर भी वो ना उठी। इसे इस तरह बेखबर नींद सोते हुए बेसाख्ता इसके गाल पर डिंपल माया हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था कि सदका जारिया वाली बात याद करके आज ये डिंपल इससे कितने लोगों से छुपाया था। इसे याद भी नहीं था कि रूह के आने से पहले वो कब आखिरी बार मुस्कुराया था। इसने आहिस्ता से रूह को अपने बाजुओं में उठाया और रिमोट से गाड़ी लॉक की। इसे लेकर लिफ्ट में आया और अपनी लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेकिन अगले ही पल नजर रूह के चेहरे पर पड़ी जहां शरारती सी मुस्कान खिली थी। इसने गौर से इसके चेहरे पर देखा जहां वो बार बार एक आंख खोलकर इसे देख रही थी, लेकिन फिर इसे अंदाजा हो गया कि रूह की शरारत को पकड़ चुका है। मैं तो हड्डियों का ढांचे से भी गई गुजरी हूँ, इससे भी कम वजन है मेरा। अब मजा आया? और शरारत से चेहरे चमका के बोली। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बार फिर से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इससे नीचे नहीं उतारा। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर यारम ने इसका चेहरा देखा। क्यों, निखानामे पर नहीं देखा था? वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर पूछ लिया। हाय, तब तो मुझे होश ही नहीं था नाम देखने का। अब तो यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी कि मुझे अपना घर छोड़ देना पड़ेगा। आपके दोस्त आपको वो क्या कहते हैं? हाँ, डेवल। ये कैसा अजीब सा नाम है। पहले तो मैंने सोचा, फिर सोचा हो सकता है आपका निकनेम हो। ऐसा अजीब सा नाम तो कोई वालिदैन नहीं रखते। बताए ना, यही नाम है आपका डेवल? हाँ, यही नाम है मेरा। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दे। वो जल्दी से बोली, क्योंकि अपनी शरारत के वक्त इसे याद नहीं आया था कि वो इसकी बाहों में कितना शर्मिंदा होगी। वो तो इसे अपना बदला लेना चाहती थी, इसे बताना चाहती थी कि वो हड्डियों का ढांचा नहीं है, लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं था कि वो इसके इतना करीब होगा।
इस शख्स की कुछ पल की कुर्बत इसे होशो हवास से बेगाना करी थी। यकीनन ये शख्स इसका हो गया था, वो तो मर ही जाएगी। यारम ने ना तो इसे नीचे उतारा और ना ही इसकी शर्माने का कोई असर लिया। इसने घर का दरवाजा खोला और इसे आगे सोफे पर बिठा दिया। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। वो इसके सामने आ बैठा। कुछ खाया पिया करो, वरना जितना तुम्हारा वजन है ना, एक दिन हवा में ही उड़ जाओगी। तुम इस तरह से अकेली बाहर मत जा निकलना। ये ना हो कि हवा तुम्हें उड़ा कर कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊं। अपना डिब्बल छुपाता वो उठाकर किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर इसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो इससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया। वो तो अभी भी इसको हड्डियों का ढांचा ही कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उड़ जाएं। क्या मैं इसे बद्दुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पर टांग रखे बैठा था इसे देख रहा था, पर सुकून अंदाज में बोला, नहीं मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती। अच्छा, बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। इसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया। वो इसकी जिंदगी से बाहर आया था, जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था एक सीधी सादी जिंदगी इसकी मुंतजिर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहगार, गुनाहों का बादशाह, एक डेवल, शैतान। यही है इसकी हकीकत। वो हम लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद इसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी, वो क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा था? क्यों वो इससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो इससे बात नहीं करना चाहता था, इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो यही सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पर नजर सोचों में डूबा हुआ था जब इसे रूह की आवाज सुनाई दी। नहीं, इसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर इसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली। शायद इसके रवैये से भी अंदाजा हो चुका था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी जिंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई, जबकि कमरे के बाहर रोज साकित खड़ी इसके लफ्जों को मायने दे रही थी। इसके अल्फाज अभी तक इसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से इसने पूछा था, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? इसने साफ लफ्जों में कह दिया, नहीं। इसके फकत एक लफ्ज ने इसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से इसने कहा था कि वो दुआओं में इसे हासिल कर लेगी, और इसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो इस शख्स को इससे नहीं मांगेगी, वो इस शख्स को अल्लाह से मांगेगी, और अल्लाह इसे जरूर दे देगा। वो जब से यहाँ आई थी इसकी एक चीज बहुत नोट की थी, वो इससे खिंचा खिंचा रहता था और वो ऐसे हाथ तक ना लगाता था। बात भी खासा दूर बैठकर ही करता था, अलग कमरे में रहता था। लेकिन कल रात वो इसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। जो भी था, जैसा भी था, वो इसकी फिक्र करता था। इसकी नींद में होने के ख्याल से वो इसे उठाकर ले आया था, लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से इसके चेहरे पर उदासी छाई। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी। मोहब्बत होने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब इसे मोहब्बत हो चुकी है। क्या वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी है? टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गर्म बिस्तर पर बैठी। हाँ, वो शख्स से बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था, वो इसे गधों की तरह काम नहीं लेता था, बात बात पर इसे ताने नहीं मारता था, इसे मनहूस नहीं कहता था, इसे सोने के लिए कितने नरम मुलायम बेड पर दिया था। इसकी बहनों ने कभी ख्वाब में भी ऐसा बिस्तर ना देखा होगा जहां वो पिछली 2 रातों से आराम करती थी। वो सबसे खास बात, फातिमा बीवी ने कहा था शोहर से मोहब्बत होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वो तुम्हारा महरम है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और इसने बना ली थी। वो कमली सी लड़की इस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि जिसे वो अपना शोहर अपना महरम समझती है वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। इसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मजीद इसके करीब नहीं रहना चाहता था। वो इस फासले को कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था जिस दावे से कल रूह ने कहा कि वो इसे दुआओं में हासिल कर लेगी, और सच तो ये था, वो नहीं चाहता था कि रूह को इससे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि औरत अपने दिल में किसी आदमी को एक ही बार जगह देती है और अपने दिल के दरवाजे एक ही बार खोलती है, सिर्फ एक शख्स के लिए, और मरते दम तक इसी से मोहब्बत करती है। उसको अपने शोहर के पास चले जाना था, वो किसी और की जगह नहीं ले सकता था।
वो अपने कमरे से बाहर निकला, जब नजर सामने जमीन पर सोफे के साथ बैठी रूह पर पड़ी। वो जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी, मतलब, और नमाज अदा कर चुकी थी और इसकी आहट महसूस कर चुकी थी, तो इस तरह से जाना बेकार था। वही इसके करीब सोफे पर आ बैठा, लेकिन इसने सोचा था कि जितनी जल्दी ये दुआ खत्म होगी उतनी जल्दी हुई नहीं थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी। 5 मिनट की नमाज पढ़ते हुए तुम लोग 15 मिनट की दुआएं मांगते हो? वो हंसते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई। मैं इससे पहले ज्यादा दुआएं नहीं मांगती थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज चाहिए, और कहते हैं ना कि चीज जितनी कीमती हो इतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। वो जायनमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम खुदा से मांग रही हो? अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना ना रह सका। आप, एक लफ्जी जवाब आया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था ना कल रात आपसे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज मांग रही हूँ खुदा से, तो वक्त लगेगा ना। वो मासूमियत से कहती इसके दिल की दुनिया हिला गई थी। लेकिन इसके बारे में भी मशहूर था कि डेवल अपने सीने में दिल नहीं रखता। अगर दिल ही ना था तो फिर दिल की दुनिया के हिलने का क्या डर। लेकिन अगले ही पल सोचों में डूबे हुए यारम को अपने चेहरे पर नर्मो गर्म हवा महसूस हुई। ये कौन सा तिलस्म फूंक रही हो तुम मुझ पर? इसे खुद पर फूंक मारते देखकर इसने पूछा। अरे तिलस्म नहीं फूंक रही, दुआ मांग रही हूँ ताकि आपको किसी की नजर न लगे। लड़कियां आपसे दूर रहें, खैर से जाएं और खैर से आएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये लड़कियां दूर रहने वाली बात पर यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर रूह पर भी ये राज खिला था कि वो एक नहीं बल्कि दो दो डिम्पल्स का मालिक है। वो बिना इससे कुछ बोले बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा, जब आवाज आई, फी मानिल्ला। एक बार फिर से इसकी मुस्कुराहट खिली थी। अल्लाह हाफिज। ये दो लफ्ज इसने बहुत अरसे बाद इस्तेमाल किए थे। दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क में रहने के बाद भी लोग यहाँ अंग्रेजों का तर्ज जिंदगी अपनाए हुए थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद किसी को अपने सामने नमाज पढ़ते हुए देखकर इसे याद आया था वो भी मुसलमान है। इसकी सिर्फ अल्लाह हाफिज कहने पर वो ऐसे शर्माई थी जैसे खुदा ना खास्ता इससे कोई रोमांटिक बात की हो। डेवल ने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। वो जिस जहाज से आई थी, इसकी सीट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, असल में वो लड़की और जिसका कार्ड इसने यूज किया है, इसका निकाह हुआ था मोबाइल फोन पर शेख रमीज इसका शौहर है। और मैं इस लड़की का सारा बायोडाटा भी निकलवा लाया हूँ। इसका घर कहाँ है और कहाँ रहती है, इसके घर में कौन कौन है, मैंने सब पेपर्स पर लिख दिया है। लैला तेज तेज इसके साथ चलती हुई पेपर्स इसके सामने करती हुई बता रही थी। जारम ने वो कागज इसके हाथ से लिया और कहीं टुकड़े कर डाले। तुम लोगों को एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही लैला। मैंने कहा जरूरी काम पर ध्यान दो, और ये लड़की हमारा काम नहीं है। कागज को टुकड़ों की शक्ल में देते हुए इसे लैला के हाथ पर हाथ रखा, जबकि लैला फटी फटी आंखों से अपना हाथ देख रही थी। डेवल, मैंने इतनी मेहनत से, बेहतर होगा अपनी मेहनत जरूरी काम पे सर्व करो, और आइंदा में ये बेफजूल काम करते हुए ना देखूं तुम्हें। इस पर सख्त निगाह डालता वो अपने कमरे में चला गया। रूह खाना बनाकर फारिग हुई तो आकर सोफे पर बैठी। यारम ने इसे आगे पीछे कहीं भी जाने से मना कर दिया था, जबकि ये फ्लैट हर तरफ से बंद था। इसे पहली नजर में ये फ्लैट जितना खूबसूरत लगा था, अब इतना ही बुरा लग रहा था। वो खुले माहौल में रहने की आदी थी और यहाँ सब कुछ बंद था। इसे फिलहाल ना एसी अच्छा लग रहा था और ना ही ये फ्लैट इसे अजीब सी घुटन हो रही थी। यहाँ बहुत देर सोचने के बाद वो फ्लैट से निकली। बिल्डिंग के सामने पार्क था, इसका इरादा कुछ देर वहां जाकर बैठने का था। अकेले में इसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इसकी जगह इसे सारी जिंदगी गुजारनी थी। इस तरह से डरते डरते वो गुजारा नहीं कर सकती थी, और यहाँ पार्क में बहुत सारी औरतें मौजूद थी। वो फ्लैट लॉक करके इसे पार्क के एक बेंच पर जा बैठी। थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के बाद अब इसका वापिस जाने का कोई थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के बाद अब इसका वापस जाने का इरादा था, जब अचानक गोलियां चलने की आवाज आना शुरू हुई। एक आदमी भागते हुए तेजी से इसके पास से भागता आगे बढ़ गया, जबकि मुकम्मल काले यूनिफॉर्म में पुलिस इसके पीछे भाग रही थी। घबराहट के मारे इसके हाथ पैर कांपने लगे। यकीनन वो कोई चोर था जो पुलिस से भाग रहा था, लेकिन पुलिस ऐसे पब्लिक प्लेस पर गोलियां तो नहीं चला सकती। तो क्या वो कोई कातिल था, कोई खतरनाक तरीन मुजरिम जिसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था? अभी थोड़ा ही आगे भागा था जब पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मारी और वो वहीं लेट गया। सारे लोग जल्दी से वहां जमा होने लगे। वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्क में अब कोई भी मौजूद ना था। बिल्डिंग के आसपास का सारा एरिया वीरान हो चुका था। वो घबराते हुए इस जगह पर चली गई जहां इस चोर को गोली लगी थी और पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बिल्कुल इन लोगों के पास जाकर खड़ी हुई। पुलिस वाले इस आदमी को दबोचे जमीन से लगाए हुए थे, जबकि वो मुसलसल हिल रहा था।
इंस्पेक्टर सारिम तेजी से इसके करीब आया। डबल के आदमी हो ना तुम? जल्दी बोलो, इसी ने भेजा था ना तुम्हें रुस्तम को मारने के लिए? वो उर्दू में इससे पूछ रहा था, शायद आगे पीछे के लोग ना समझे इसीलिए। मैं किसी डेवल को नहीं जानता, छोड़ो मुझे, वो गुस्से से गुर्राया। हाँ बिल्कुल, तुम कैसे किसी डेवल को जानते होगे? तुम तो इसके वफादार आदमी हो ना। डेवल के तो सभी आदमी इस पर जान देते हैं, लेकिन अफसोस तुम पुलिस की गोली से मरोगे। अगले ही लम्हे सारिम ने रिवॉल्वर की नोक इसके सर पर रखी, लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर से गोली चलती, इस आदमी ने अपनी गर्दन में लटकता हुआ हड्डीनुमा पेंडेंट अपने मुंह में डाला। रूह को कुछ समझ ना आया। पता चला तो इतना कि इस हड्डी में जहर था और अब वो आदमी मर चुका था। जिंदगी में पहली बार इसने अपनी निगाहों के सामने किसी को यूं मरते देखा था। इसके कांपते हाथ पैर इसका साथ छोड़ चुके थे। अगले लम्हे वो जमीन बोस हो गई। न जाने क्या सोचकर वो आज घर जल्दी आ गया था। खिजर को बस इसने इतना कहा था, इसे घर जाना है। खिजर इसके सामने कहाँ कुछ बोलता था। वो घर आया तो घर लॉक देकर परेशान हो गया। रूह कहाँ जा सकती है? यकीनन पड़ोस में इसे मना भी किया था कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इस लड़की ने इसकी बात नहीं सुनी थी। वो पड़ोस में आया तो यहाँ की औरतें अक्सर इससे बात करने की कोशिश किया करती थी। इसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली। इससे रूह के बारे में पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी, हम गए थे कल तुम्हारे घर। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बातें करती है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई। इस औरत की जगह अगर कोई और होता जो असल बात बताने की बजाय इतनी लम्ही तमहीद बांध रहा था, तो यारम इसे गोली मारकर फारिग कर देता। छी, मैं बस यही पूछने आया था। यारम वहां से निकला और दूसरे फ्लैट की तरफ आया। वो तकरीबन 4.5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था, आज तक किसी से बात ना की। इस लड़की की वजह से इसे सबका दरवाजा खटखटा कर बात करने पड़ रही थी। हाँ रुको, दोपहर में मैंने बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने पूछा था क्या हुआ है तुम्हें, तो कहने लगी कि अंदर फ्लैट में घुटन हो रही है, इसीलिए बाहर पार्क में बैठने जा रही हूँ। वही होगी, वो औरत ने बताया। तो वो बाहर पार्क की तरफ आ गया, लेकिन अफसोस इसे यहाँ पर भी कोई ना मिला। कहाँ जा सकती है लड़की? ना घर में है और ना बिल्डिंग में, और ना ही यहाँ के रास्तों को भी नहीं जानती होगी। और ऐसे कैसे मुंह उठाकर बाहर निकल गई? मना भी किया था मैंने। इससे जल्दी से खिजर को फोन मिलाया। मैं पता करवाता हूँ, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? खिजर ने कहा। जल्दी पता लगाओ, ना जाने वो लड़की कहाँ चली जाएगी। इस बेवकूफ को मना किया था मैंने फ्लैट से बाहर निकलने मत। यारम को ना जाने की उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यारम छोड़ो ना, अच्छा ही है, हमारी जान छूट जाएगी। ये भी तो हो सकता है इसको इसका असल शौहर मिल गया हो और इसी के साथ चली गई हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो अच्छा हुआ है, वो कब तक हमारे साथ रहती? इस तरह की सीधी सादी लड़की हमारे साथ नहीं चल सकती। आज नहीं तो कल इसे चले ही जाना था। बकवास करने के लिए नहीं कहा तुम्हें, मैंने जो कहा है वो करो। सीढ़ी का जल्द से जल्द पता करके मुझे दो। वो गुस्से से धाड़ा था। इसे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। वो इसके करीब एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले थे। इनमें से एक वही पुलिस वाला था जो इस आदमी से बातें कर रहा था। पहले दूसरे पुलिस वाले ने इससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो ना जाने अरबी में क्या बोल रहा था। रुको तो एक लफ्ज भी समझ में ना आया। फिर दूसरा आदमी बोला, आप कहाँ से हैं? आप अरबी जानती हैं? शायद इसे देखकर इसे अंदाजा हो चुका था कि वो पाकिस्तानी है। इसने नामे कर देने लाई तो सामने खड़ा यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर समझ चुका था कि वो अरबी नहीं जानती, लेकिन उर्दू में इसकी बात समझ रही है। कहाँ से हैं आप? यहाँ किसके साथ रहती हैं? वो बेहोश हो गई थी। हम आपको अस्पताल लाए हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें अपनी एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर बहिफाजत छोड़ाएंगे। सारिम ने तहम्मुल से इसकी बात की। वो आदमी मर गया क्या? रूह के ज़हन में अभी तक इस आदमी की लाश घूम रही थी जो इसके सामने मर गया। जी हाँ, शायद इसकी जिंदगी इतनी ही थी। सारिम ने जरा सा मुस्कुराया। क्या इंसान ऐसे ही मर जाता है? रूह ने बहके बहके लहजे में कहा। इसके मासूम से चेहरे को देखा सारिम फिर से बेसाख्ता मुस्कुराया। जब मौत आई हो तो वो वजह यह तरीका नहीं देखती। इंसान कैसे मरता है, इसकी रूह कैसे निकलती है, ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अब हमने भी सोचा था हम इस आदमी को गिरफ्तार करके अपने माहौल को गुनाहों से पाक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। इससे पहले कि हम इस आदमी को गिरफ्तार करते, अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। अब आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर छोड़ाते हैं। सारिम ने जैसे बात खत्म करना चाहिए। एड्रेस? मुझे तो एड्रेस नहीं पता, मुझे तो यहाँ आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। रूह ने उठकर बैठते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताएं कि किसके साथ रहती है, हम आपको इन तक पहुंचा देंगे। इस मुल्क की पुलिस को आम आदमी के साथ सख्त रवैये या सख्त लहजे में बात करने की इजाजत ना थी। मैं अपने शोहर के साथ रहती हूँ, इसने जल्दी से बताया। न जाने क्या वक्त हुआ था, यार हम घर आ चुका होगा। न जाने कितने वक्त से वो घर से गायब है।
इसे परेशानी से जबकि नजरों में अभी तक इस शख्स की लाश घूम रही थी। आप अपने शौहर का नाम बताएं, सारिम ने नरमी से कहा। डेवल। इसे नाम लेते हुए अजीब सा लगा, क्या सोचेगा ये पुलिस वाला, इसके शौहर का नाम कितना अजीब है। जबकि सामने खड़े पुलिस वाले ने वाकई हैरत का मुजाहरा किया। डेवल? खैर मैं तो एक ही डेवल को जानता हूँ, आप जाने किसके बारे में बात कर रही हैं। आप क्या मुझे इनके बारे में मजीद कुछ मालूमात दे सकती हैं? सारिम ने अपनी सोच को झुठलाकर फिर से नरमी से पूछा। इनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, मगर वो जहाँ पर काम करते हैं उनके साथ खिजर भाई, शौफ भाई और लैला भी साथ काम करती हैं। इसने सामने खड़े इंसान को एक और झटका दिया। सारिम के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस लड़की को इस तरह सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था। खिजर, लैला, शौफ को तो वो जानता था। क्या वो जो कुछ सोच रहा था वही था, या कुछ वो और बुरी तरह उलझते हुए उठकर बाहर निकल गया। खिजर ने हर जगह पता करवा लिया था, वो कहीं भी नहीं थी। इसे असल बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर यार में इतना परेशान क्यों था? इसे क्या मतलब था इस लड़की से? अच्छा ही था वो इससे जान छूट रही थी, लेकिन यारम पागलों की तरह इसका हर तरफ पता करवा रहा था। यारम ने हर जगह अपने आदमी लगा दिए थे जो कि रूह को ढूंढने में मसरूफ थे, जबकि लैला बहुत पुरसुकून होकर बैठी थी। वो बहुत खुश थी कि जैसे वो रास्ते से हटाने की कोशिश करी थी वो अपने आप ही चली गई थी। सबने यही कहा था कि अच्छा ही है कि इसकी जान छूट गई, वो इस लड़की को कब तक संभालते। आज नहीं तो कल इसने चले ही जाना था, लेकिन यारम को ना जाने क्या मसला था जो हर तरफ इस लड़की के बारे में पता करवा रहा था, और किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि इसके करीब जाकर इससे वजह पूछे, क्योंकि इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि इसके करीब जाने की हिम्मत किसी की भी ना थी। एक बात तो क्लियर थी कि अब अगर वो इसे मिल गई तो वो रूह को जान से मार देगा। इन लोगों ने पहली बार यारम को किसी के लिए इतना परेशान होते हुए देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो यारम की परेशानी की वजह से नहीं समझ पा रहे थे। जी हाँ, यही मेरे शौहर यहाँ ही काम करते हैं, आप मुझे बिल्कुल ठीक जगह पर लाए हैं, रूह ने खुशी से चहकते हुए कहा। वरना इससे पहले तो वो इतनी परेशान थी कि न जाने वो इस तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। आइए मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ, सारिम ने कहा। नहीं थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई, अब मैं चली जाऊंगी। वो इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं परेशानी कैसी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। सारिम के लबों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आइए मैं आपको आपके शौहर के हवाले करके ही जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि इसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जितनी मासूम ये लड़की बनने की कोशिश कर रही थी इतनी ही है कि नहीं। डेवल की बीवी इतनी मासूम हो ही नहीं सकती। ये लड़की पिछले 3 घंटे से इसे बेवकूफ बना रही थी और वो बने जा रहा था, और अगर नहीं तो यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही थी। वो भी था, अभी से इसे पता चल जाना था। वो हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ में इसके लिए भी दरवाजा खोला, जबकि हॉल में सारिम को दाखिल होते देखकर यारम को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त वो इसकी शक्ल तो हरगिज नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब इसके पीछे रूह को देखा तो गुस्सा कंट्रोल करना मजीद मुश्किल हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ा और सारिम के पीछे से रूह का बाजू खींचकर आगे किया और बिना सोचे समझे दरादर 4-5 थप्पड़ों से इसका मुंह लाल कर दिया। किसकी इजाजत से तुम निकली थी फ्लैट से? मैंने मना किया था ना। इसका मुंह अपने हाथ में दबोचे गुस्से से फनका रहा था, जबकि रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हाल में सन्नाटा छा चुका था। ये तो तय था कि यारम इसे बख्शने वाला नहीं, लेकिन सबको यही लगा था कि यारम एक गोली का इस्तेमाल करेगा। रूह ने बमुश्किल कुछ बोलने की कोशिश की। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन यारम के रवैये ने इसकी रूह तक हिला दी थी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। इसने झटके से इसका मुंह छोड़ते हुए इसे दूर फेंका। वो जाकर दीवार से लगी और वहीं जमीन पर बैठती चली गई, जबकि सारिम अपने सामने ये कार्रवाई होते देखकर हैरान और परेशान खड़ा था, जबकि यारम अब रिलैक्स लग रहा था। आपके यहाँ तशरीफ लाने की वजह जान सकता हूँ? इसने गुस्से से सारिम की तरफ देखा। वो ये लड़की बेहोश हो गई थी। इसने कहा था कि तुम्हारी बीवी है, तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया था। क्या ये सच है, ये तुम्हारी बीवी है? सारिम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है और तुम इस लड़की से कम 10 फुट की दूरी पर रहोगे। अब तुम जा सकते हो, तुम अपनी ड्यूटी कर चुके हो। इससे गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने शादी कब की? सारिम का भी मजीद तशवीश करने का इरादा था। सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया। शर्म जैसे बात ही खत्म करनी थी। मतलब तुमने सच में शादी की है? क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? और वो अब भी बेयकीनी से बोल रहा था। वापसी का रास्ता इस तरफ है। जनाब ने हॉल के मेन गेट की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था वो इससे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी सारी वहां से नहीं गया।
जबकि खिजर और शुएब को लगा था वो सारिम को सच बताएगा। ये लड़की इसकी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ गलत फहमी की बिना पर इन तक पहुंची थी। वो क्यों इससे झूठ बोल रहा था? यार हमने एक नजर हॉल में खड़े हर इंसान पर डाली और फिर दीवार से चिपकी बैठी रूह को देखा, जो मुसलसल रो रही थी। वो तेज से कदम उठाते इसके करीब आया और इसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले गया, जबकि अब सारिम के साथ बाकी सब भी बेयकीनी से इन्हें देखते जा रहे थे। गाड़ी में भी वो मुसलसल रोती रही। यारम ने एक लफ्ज भी ना कहा और उसे घसीटता हुआ फ्लैट के अंदर ले आकर पटका। अगर तुम्हें यहाँ फ्लैट में घुटन हो रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना, बाहर क्यों निकली? वो बिल्कुल इसके करीब आकर पूछ रहा था। मुझे लगा आप आने से पहले पहली और आखिरी गलती थी। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, अगर अब तुमने इस फ्लैट से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अपने पैरों पे कभी चल भी नहीं पाओगी, बाहर निकलना तो दूर की बात है। वो गुस्से से इसके मुंह पर फनका रहा था। सॉरी, वो बमुश्किल बोली, जबकि यारम अपने कमरे में जा चुका था। काफी देर अपने कमरे में रहने के बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो रूह यहाँ कहीं भी नहीं थी। मेन गेट खुला था, मतलब कि इन सब के बावजूद वो फिर से कहीं चली गई। वो तेजी से मेन गेट की तरफ आया, लेकिन वहां पर रूह की चप्पल पड़ी थी। एक चप्पल यहीं पड़ी थी और एक चप्पल पहनकर तो जाने से रही। वो दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़कर रूह वाले कमरे की तरफ आया तो अंदर सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो अपने कमरे में थी। वो पलटा, मेन डोर बंद किया और किचन में आया। सोचा फिलहाल कुछ हल्का फुल्का सा ही बना ले, लेकिन फ्रिज खोला तो वहां खाना ऑलरेडी बना हुआ था। शायद वो खाना बनाकर कहीं बाहर निकली थी। कल बातों बातों में इससे पूछा था कि आपको बिरयानी पसंद है। अब इसे समझ में आया था इसलिए क्यों पूछा था। इसका डिंपल माया हुआ। खाना गर्म करके इसने ट्रे में रखा और रूह के कमरे में लाया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने लाइट जलाई तो देखा वो कोने में बैठी रो रही थी। वो आहिस्ते से इसके करीब आकर जमीन पर बैठा और ट्रे इसके सामने रखी। जानती हो रूह, पिछले 20 साल से इस मुल्क में रह रहा हूं, आज तक मैं इसकी गलियों को नहीं समझ पाया। मैं कैसे मान लूं कि फकत 3 दिन में तुम इस मुल्क को समझ चुकी हो? मुझे बताए बिना तुम मुझसे पूछे ऐसे कैसे निकल गई कहीं? तुम्हें ताजा भी है पिछले 5 घंटे से कितना परेशान था मैं? जितने जिंदगी के दिन नहीं देखी तुमने, इतने दुश्मन है शहर में मेरे। कहाँ से लाता मैं तुम्हें, कहाँ से ढूंढता रूह? आहिस्ता इसके पास बैठा बोल रहा था। पिछले 5 घंटों से मैंने बस ये एक बात सोची है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रूह, ये मुल्क जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ दिखावा है, ये असल कुछ भी नहीं। हर इंसान के 2 चेहरे हैं रूह। रूह ने सर से चेहरा उठाकर इसी की तरफ देखा। इसके हाथों के निशान इसके चेहरे के पर वाज़िया थे। रूह, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं दोबारा तुम पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई और घर का इंतजाम कर दूंगा। अब रोना बंद कर दो, ये नाराजगी खत्म करो और खाना खाओ। रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इसे इतने प्यार से मनाएगा, और इसके इतने प्यार से बात करने पर रूह को फिर से रोना आने लगा और वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार अपने हाथों में मुंह छुपाकर नहीं बल्कि यारम के सीने में सर देकर। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो रोते हुए बोली, जबकि इसे अपनी बाहों में भरे अपने सीने से लगाए। यारम काज़मी भूल चुका था कि वो कौन है। आप दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं? इसने पूछा। खाना खाते हुए इसे अचानक चौंका था, फिर संभल कर बोला, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इस रिश्ते को समझने के लिए। एक अनजान शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी भी किस्म का समझौता करो। जहाँ खुशियां हो वह समझौता नहीं होता, लेकिन इसके लिए पहले मोहब्बत का होना जरूरी होता है। खाना तो खिला दिया, एक कप चाय मिलेगी? यारम ने इसे मौजू से हट कर आया। मैं पहले नमाज अदा कर लूं? इसने पूछा। वाई नॉट? वो उठकर वजू करने चलेगी तो यारम ने अपना लैपटॉप उठा लिया। वो तकरीबन 5 मिनट में नमाज पढ़कर फारिग हुई और इसके लिए चाय बनाकर लाई। ये क्या, आज तुम्हारी नमाज इतनी जल्दी क्यों खत्म होगी? दुआ नहीं मांगी क्या? इसने चाय का कप थामते हुए पूछा। चाय बनानी थी ना, इसी वजह से। दुआ मांगती रहा करो, दुआओं में बहुत असर है। वो मुस्कुराया था। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपको पता है आपके दोनों गाल पे डिंपल्स हैं। इसने एक्साइटेड होकर इसकी मालूमात में इजाफा किया था। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुलकर हंसा। आप एक डिंपल मुझे दे देना। तुम दोनों रख लो। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह। इसने खुलकर तारीफ की थी। बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, रूह ने उठते हुए कहा और वो अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, इसने पुकारा। जी?
वो पलटी थी। दुआ मांगती रहा करो, वो मुस्कुराकर बोला और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।